तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 8 अभ्यास का नाम है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में आज हम लोग पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों की श्रेणियाँ। संक्रमण तत्वों में कितनी श्रेणियाँ होती हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा, और डी ब्लॉक के तत्व कैसे याद किया जाता है आज इसका ट्रिक भी बताया जाएगा, जिससे डी ब्लॉक के सभी तत्व आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों की श्रेणियाँ हेडिंग, और यहाँ लिखने बाद से आगे लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों की निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। मतलब संक्रमण श्रेणी को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है? 4 श्रेणी में विभक्त किया गया है। पहला का नाम क्या है? प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसे 3D श्रेणी कहा जाता है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसे 4D श्रेणी कहा जाता है। तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी 6D श्रेणी कहा जाता है। तो संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणी में विभक्त किया गया है। चारों का नाम आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी क्या होते हैं और इसमें कितने तत्व होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वे श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्व को प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसमें 10 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 10 तत्व होते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक के जो तत्व होता है उस तत्व का नाम क्या है? प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं, या इसे 3D श्रेणी के तत्व कहा जाता है। और इसमें कितने तत्व भाग लेते हैं? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व जो हैं भाग लेते हैं। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनका नाम क्या क्या होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपको बताया जाएगा। और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट करते जरूर चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अब यहाँ हेडिंग को नोट कर लीजिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद से अब यहाँ पे टोटल जो है 10 तत्व हैं। आप 10 तत्वों का पहले यहाँ नाम देख लीजिए, क्या क्या नाम है, उनका प्रतीक क्या है, उनका परमाणु क्रमांक क्या है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या होता है। तो यहाँ जो है स्कैंडियम, क्या नाम है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडीनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यह कौन से तत्व हैं? तो 3D तत्व हैं। 3D या इसको कहेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। अब इसका प्रतीक को याद करेंगे तो SC होता है स्कैंडियम का, टाइटेनियम का TI होता है, वैंडीनियम का V होता है, क्रोमियम का CR, मैग्नीज का MN होता है, आयरन का FA, कोबाल्ट का CO, निकेल का NI, कॉपर का CU और जिंक का ZN होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी को याद कैसे करेंगे और इसको ट्रिक क्या है? तो ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा और इसे अपने कॉपी में जरूर ट्रिक को लिख लीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे साइंस, क्या कहेंगे? साइंस टीचर विपिन, क्या कहेंगे? साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहाकर ध्यान दीजिए, नहाकर जाते हैं। क्या कहेंगे? जाते हैं। मतलब साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहाकर जाते हैं। ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। चलिए एक बार और देखते हैं। साइंस टीचर और इसको क्या कहेंगे? विपिन कृपलानी, CR का मतलब कृपलानी, मंडे MN मतलब मंडे, फ्राइडे को नहाकर का हो जाएगा जाते हैं। ZN का मतलब जिंक माने जाते हैं। मतलब इसको ट्रिक के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो यह आर्गन है। ध्यान दीजिएगा, आर्गन का मतलब 18 तक तो यहाँ लिखना। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया जा चुका है अक्रिलिक गैस में। तो यह 18 हो गया और 3D1 4S2 तो 18, 19, 20, 21 परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा?
जाएगा 21 हो जाएगा। इसी प्रकार 3D स्क्वायर 4S स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पहले नोट कर लीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखेंगे क्या, सब में 3D है, सब में देखिए 3D है, इसलिए इन तत्वों को क्या कहा गया है, 3D तत्व के जो है तत्व कहा जाता है। 3D श्रेणी के क्या है, तत्व होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो है निकालना आप नहीं जानते हैं तो क्लास 11 के जो है प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये आर्गन का 18, 19, 20, 21 हो जाएगा। यहाँ पर 22 है तो क्या होगा, 18, 2, 20, 2, 22 हो जाएगा। मतलब डी पर 1 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरा गया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, जिसमें जिंक में 3D जो है कक्षक क्या होते हैं, पूर्ण भरे रहते हैं। तो इसे शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। और इसका कैसे तत्व को याद करेंगे, 3D तत्व को याद करने का ट्रिक क्या है, तो क्या कहेंगे, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ट्रिक है। तो इसे 2 बार 3 बार जब पढ़ेंगे तो आपको ट्रिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय जो है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D जो है श्रेणी क्या होते हैं। तो लिखेंगे, वे श्रेणी जिनके परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के कहाँ तक 48 के तत्व को द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहा जाता है और इसे 4D श्रेणी के तत्व भी कहा जाता है। तो 4D श्रेणी क्या होते हैं, अब इनके बारे में जो है समझेंगे। और 4D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनको याद करने का ट्रिक क्या है, आपको बताया जाएगा। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी के तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए और यहाँ 4 कॉलम को बना लीजिए। अब यहाँ पहले वाले में जो है तत्व लिख लीजिएगा, प्रतीक, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिएगा। अब इसमें तत्व कौन कौन से हैं, तो पहला जो तत्व है इटेरियम Y है, जिकोरिनियम ZR है, नियोबियम NB है, मल्टीडेनम MO है, टेक्नीशियम TC है, रुथेलियम RU है, रोहेडियम RH है, पैलेडियम PD है, सिल्वर है AG है, कैडियम जो है कैडियम CD है। अब इसको तत्वों को जो है प्रतीक में आपको इसको पहले याद भी करना है, तो याद जो करेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए जो है 4D श्रेणी का तत्व को याद कैसे करेंगे, इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है यारी जरा निभाना मौत तक। कहाँ तक, मौत तक। यारी जरा निभाना मौत तक, कैसे बोलेंगे, यारी निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। आग में क्या हो जाए, कूद जा। मतलब इसको कैसे बोलेंगे, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में, RH का मतलब राह कहिएगा, राह में पड़े तो, PD मतलब पड़े तो आग में कूद जा। मतलब राह में आग, जैसे रुकावट पड़े तो आग में क्या हो जाए, कूद जा। मतलब यारी को ऐसा निभाना है कि अगर उसके रुकावट राह में पड़ जाए तो उसको आग में कूद जाना। ऐसे जो है ट्रिक बना है, इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप 4D जो है तत्वों का जो है नाम याद रखेंगे। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, यारी जरा निभाना मौत तक, TC में तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना, ऐसे जो है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ये क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 36 होता है और 36 और 1 37 हो गया, 37 38 39 हो जाएगा। और यहाँ परमाणु क्रमांक क्या है, 39 है, तो ये 39 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। यहाँ क्रिप्टॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया गया है अक्रिक गैस में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिप्टॉन यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 37 38 39 40, मतलब 2 2 जोड़ेंगे तो 4 और ये 36 मिलकर 40 हो जाएगा। मतलब ऐसे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाला गया है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में लिख लीजिए। लिखने के बाद से क्या पता चला, तो इसमें पता चला कि सब में 4D है। 4D देखिए, इसमें क्या है,
4D है। तो ये मतलब ये कौन से श्रेणी के तत्व कहा जाता है, तो 4D श्रेणी का तत्व कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि 4D श्रेणी के तत्व कौन कौन से होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इसमें कुछ जो है अपवाद भी है, याद रखिएगा। 1 2 यहाँ देखिए 3 होना चाहिए, तो 4 है, 4 5 5 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 10 है, 10 है, 10 है। तो इसमें कुछ अपवाद स्वरूप है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसे अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। इस समय आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और यह जो ट्रिक आप लोग याद करते चलिएगा, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। ऐसे आप लोग ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। तो इसमें जो है कौन से जो है कक्षक भरे हुए हैं, तो कैडमियम जो होता है CD होता है उसका जो पूर्ण कक्षक जो है भरे होते हैं। इसमें लिखेंगे कैडमियम में 4D कक्षक भरे रहते हैं। अब अगला हमारा जो है तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D इसको कहा जाता है। तो लिखेंगे वे श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक कहाँ से 57 से लेकर के 80 तक के तत्व को द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो 57 के बाद से जो है इसमें कुछ जो है गैपिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है बीच में जो है यफ बला के तत्व भी आ जाता है। तो 57 के बाद से जो है 72, याद रखिए 57 के बाद से 58 जो है 59 60 जो है ये सब यफ बला के तत्व हो जाते हैं। तो 57 से कहाँ तक है, तो 80 तक में कुछ जो तत्व जो होते हैं वो यफ बला के तत्व होते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी कहा जाता है और 5D श्रेणी का तत्व भी कहा जाता है। तो 5D के श्रेणी के तत्व कौन कौन से होते हैं, अब इनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो है 5D के तत्व कौन कौन से हैं, तो यहाँ लिखेंगे तत्व हैं, प्रतीक हैं, परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो पहला जो है लैंथेनम, क्या नाम है, लैंथेनम है, हाफेनियम है, टैनटेलम है, यहाँ लिखेंगे टंगस्टन है, रेहनियम, आसमियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ये सब किस तत्व के हैं, तो कहेंगे 5D श्रेणी का जो है तत्व हैं। 5D श्रेणी के इसमें जो है तत्व हैं, सबका प्रतीक यहाँ लिखा गया है। यल एक किसका है, तो लैंथेनम का है, हाफिनियम का HF होता है, टैनटेलम का क्या होता है, TA होता है, टंगस्टन का W होता है, रेहनियम का RE, आसेमियम का OS होता है, इरिडियम का IR होता है, प्लेटिनम का PT, गोल्ड का AU, मरकरी का HG होता है। अब इसका परमाणु क्रमांक देखिए 57 से क्या चालू हो गया, 72। तो 57 के बीच में 57 के बाद से 58 से लेके 71 तक के जो तत्व होते हैं वो यफ बला के तत्व होते हैं। अब याद रखिएगा 72 73 74 75 76 77 78 79 80 तक के जो तत्व हैं ये क्या हो गए, 5D के तत्व हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है ला हफ्ता, इसको कहेंगे ला हफ्ता, वरना क्या हो जाएगा, वरना रे क्या हो जाएगा, आया इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे आया इधर पिटाई और होगी। मतलब इधर मतलब हफ्ता लेकर आ नहीं आएगा तो इधर क्या होगी, पिटाई होगी। इसलिए इसको कैसे बनाएंगे, ला हफ्ता वरना रे आया इधर पिटाई और होगी। कितना आसान है, तो इसको 2 बार आप लोग लिख लीजिएगा, निश्चित है आपको ये याद हो जाएगा। एक बार और बोल रहे हैं, ला हफ्ता वरना रे आया इधर पिटाई और होगी। और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो जिनान जो है 54 होता है, 54 1 55 और 56 57। तो क्या 56 हो जाएगा, 56 तो 54 तो किसका होता है, जिनान का होता है। जिनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अक्रिय गैस में बताया गया है कैसे इसको निकाला जाता है। तो क्या होता है 54 1 55 56 57 हो जाएगा। तो सब में जो है ध्यान से देखिए, लास्ट में यहाँ पे देखें 5D इसमें सब में 5D है, तो इसलिए जो है 5D श्रेणी का तत्व तो इसे कहा जाता है। तो 5D श्रेणी का तत्व तो समझ में आ गया होगा कैसे जो है हम लोग समझेंगे कि 5D श्रेणी के तत्व हैं। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालेंगे तब पता चलेगा
कि 5D श्रेणी के तत्व हैं कि 4D श्रेणी के तत्व हैं। तो लास्ट में इसमें देखेंगे सब में जो है 5D श्रेणी इसमें हैं। तो इसमें मरकरी में जो है 5D जो कक्षक होते हैं वह क्या होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं। तो यहाँ नीचे लिख लीजिएगा, इसमें मरकरी में 5D कक्षक क्या होते हैं, पूर्ण भरे रहते हैं। अब इसको चतुर्थ श्रेणी का आपका क्या कहा जाएगा, इसको 6D श्रेणी भी कहा जाता है। तो चतुर्थ श्रेणी कौन कौन से तत्व आते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कहाँ से चालू होता है, तो लिखेंगे वे श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक 89 से 112 तक के चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। इसे 6D श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। तो अब यहाँ 89 से लेकर के बीच में जो है कुछ F ब्लॉक के तत्व रहते हैं और F ब्लॉक के बाद से जो है कौन से ब्लॉक आ जाते हैं, P ब्लॉक, D ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो इसमें कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं और इसका जो है परमाणु क्रमांक क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो अब यहाँ जो तत्व हैं 6D का एक्टिनियम AC होता है, रदरफोर्डियम RF होता है, डबनियम जो होता है DB होता है, सीरोगियम जो होता है SG होता है, बोहरियम जो होता है BH होता है, हैसेनियम जो होता है HS होता है, मैटेनीरियम जो होता है MT होता है, ड्रेमस्टेटियम जो होता है DS होता है, रानजेनियम जो होता है RG होता है, कोपेमीसियम जो होता है CN होता है। थोड़ा नाम टेढ़ा है, इसे आप 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो यह नाम आप लोग को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब इसका जो ट्रिक क्या है, इस तत्व का जो है 6D तत्व को कैसे आप याद करेंगे और इसका परमाणु क्रमांक देखिए 89 है। 89 के बाद से 90 नहीं है, 90 से लेकर के 103 तक के जो हैं, 90 से लेकर 103 तक के जो तत्व होते हैं वो F ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो यहाँ 89 से लेकर के यहाँ पे देखिए आपका 104, 5, 6, 107, 108, 109, 110, 111, 112 तक जो तत्व बने हैं वह सब कौन से तत्व में आते हैं, 6D श्रेणी के तत्व आते हैं। अब यहाँ पे जो है यहाँ रेडान है, तो रेडान का परमाणु क्रमांक जो होता है 86 होता है, 86, 1, 87, 88, 89। मतलब यहाँ पे जो है अक्रिय गैस में इसको आर्यन का निकाला गया है। तो इसमें देखेंगे तो 6D सब में जो है 6D है, सब में देखिए 6D है। तो ये मतलब 6D श्रेणी के तत्व हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि 6D श्रेणी के तत्व को, तो कहेंगे अच्छा, क्या कहेंगे, अच्छा RD, क्या कहेंगे RD, अच्छा RD शर्मा, क्या कहेंगे, अच्छा RD शर्मा की बुक बुक कहेंगे RD शर्मा की मैथ, क्या कहेंगे यहाँ पर, मैथ के डिफिकल्ट रेंज के कोण। एक बार इसको बोलेंगे, अच्छा RD शर्मा, यहाँ कहेंगे बुक में है मैथ डिफिकल्ट रेंज के कोण। तो कैसे इसको याद करेंगे, इसको 2 बार आप लोग पढ़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि 6D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो एक बार और बोल रहे हैं, अच्छा RD शर्मा की एक बुक आती है जो मैथ की किताब है, जो कंपटीशन में जो चलता है। तो RD शर्मा की बुक में है मैथ डिफिकल्ट रेंज के कोण। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। तो कौन से श्रेणी के तत्व हैं, तो 6D श्रेणी के तत्व हैं। लक्षण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-1 डी के पावर 1 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक, और n s के पावर 1-2 होता है। इनके 2 बाह्य कोष क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। मतलब इनके 2 जो बाह्य कोष होता है वह भरा नहीं होता है। इनके बाह्यतम कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब उनके लास्ट वाले क्लास में जो है, लास्ट वाले जो कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। और यहाँ n-n का मतलब क्या है, अगर n मतलब चौथा जो है 4 हो तो यह 3 होगा, या 5 हो तो यह क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि n-1 मतलब 1 उसमें से कम हो जाएगा, इसलिए n-1 लिखा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया होगा। और 1 से 10 का मतलब क्या है, मतलब d के ऊपर जो है 10 तक घात होता
होता है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यस के ऊपर जो है 2 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस पी डी, डी पे देखिए यस पर 2, पी पे 6 होता है, डी पे 10 होता है, और एफ पर क्या होता है 14 होता है। तो यहाँ डी है तो इसने 1 से लेकर के 10 तक होगा, और यहाँ यस है तो 1 से लेकर के 2 तक होगा। तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है डी ब्लॉक के तत्व के क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, इसका जो लक्षण क्या है, संक्रमण तत्वों की श्रेणियां। संक्रमण तत्वों की कितनी श्रेणियां होता है, तो संक्रमण तत्वों की जो श्रेणियां होती हैं वह 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4 होती हैं। पहला का नाम क्या है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसे 3D श्रेणी कहा जाता है, और इसका नाम होगा द्वितीय संक्रमण श्रेणी, उसको 4D श्रेणी कहा जाता है। तो समझ में आ रहा होगा। अगला जो लिखेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी, और अगला लिखेंगे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो यह प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो संक्रमण श्रेणी है वह कल के वीडियो में बताया गया था कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन से तत्व आते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व याद करने का ट्रिक क्या है, कल के वीडियो में बताया गया है। तो यदि आप उस भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के इस भाग का वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। प्रथम संक्रमण, द्वितीय संक्रमण, तृतीय संक्रमण और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं वह जरूर वीडियो को देखिएगा। तो अब अगला हम लोग तीसरा समझेंगे, परिवर्तित संयोजकता। अब यह परिवर्तित संयोजकता का मतलब क्या है, क्यों यह परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे यह परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है। मतलब डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वह परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं, तो लिखेंगे क्योंकि इनके n s ऑर्बिटल के अतिरिक्त n-1 d ऑर्बिटल, मतलब d का जो ऑर्बिटल लिखा जाता है वो n s के ऑर्बिटल से क्या होता है, एक ऑर्बिटल जो है कम होता है। तो n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। इससे यह अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। इसलिए जो है क्या है, परिवर्तित संयोजकता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा डी ब्लॉक के तत्व जो हैं परिवर्तित संयोजकताएं क्यों प्रदर्शित करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो n-s ऑर्बिटल के अतिरिक्त जो होते हैं वो n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, रासायनिक बंध बनाने के में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और उनमें भी क्या होते हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, परिवर्तित संयोजकता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे धात्विक गुण। अब ये धात्विक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं धात्विक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि संक्रमण धातुओं के बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब संक्रमण जो धातु होते हैं उनके बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शिथिल बंधित होते हैं और बड़ी ही सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेते हैं, धन आयन बना लेते हैं। इसलिए सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि सभी संक्रमण तत्व धात्विक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि सभी जो संक्रमण तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, और त्याग करके क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। और जो धन आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। और जो ऋण आयन बनाते हैं वह क्या होते हैं, अधातु होते हैं। इसलिए क्या है, यह धात्विक गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि परिवर्तित संयोजकता और धात्विक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे पांचवा, तो पांचवा लिखेंगे रंगीन आयन। मतलब संक्रमण जो तत्व होते हैं या डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वह रंगीन आयन क्यों होते हैं। तो रंगीन आयन का मतलब क्या होता है, तो लिखेंगे यह रंगीन यौगिक या आयन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि n-1 d उपकोष पूरा भरा हुआ नहीं होता है। क्यों बनाते हैं, क्योंकि n-1 जो डी उपकोष होता है वह पूरा जो होता है भरा हुआ नहीं होता है। इसलिए जो है डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं या
संक्रमण जो तत्व होते हैं वो क्या बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक, मतलब डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, ऐसे प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ये रंगीन यौगिक या आयन बनाते हैं क्योंकि N-D उपकोष में क्या होता है, पूरा भरा हुआ नहीं होता है, इसलिए जो है यह रंगीन आयन को बनाते हैं। अगला लिखेंगे अनचुंबकीय लक्षण, मतलब जो है डी ब्लॉक के अंदर अनचुंबकीय का लक्षण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, तो यह लिखेंगे इनमें अनचुंबकीय गुण पाया जाता है क्योंकि N-1D उपकोष में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अनचुंबकीय लक्षण कहा जाता है, और जिसमें युग्मित पाए जाते हैं उसके क्या कहा जाता है, चुंबकीय लक्षण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है अयुग्मित जो है इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे पता करेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो जैसे एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे कापर के ऊपर 2 प्लस लिखेंगे, तो कापर का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है, 29 होता है, लेकिन ये +2 चार्ज लगा हुआ है तो इसमें 2 घात जो है 2 इसमें कम हो जाएगा, तो अब हो गया 27। तो 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 और क्या होता है 3s2 और उसके बाद से क्या होता है 3p6 होता है और 3 जो है डी। अब गिन लेंगे कितना हो रहा है, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18, 18 में और क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो 18 9, मतलब डी के ऊपर का घात हो जाएगा 9, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 27। मतलब ये कापर के ऊपर +2 लिखा है तो कापर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, लेकिन +2 है तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, त्याग कर दिए हैं, तो इसलिए 27 हुए। तो 27 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला है तो इसके लास्ट में क्या है, डी वाला में देखेंगे 3D है, तो यहाँ 3D जब लिखेंगे तो 3D कितने इसमें युग्मित हैं और कितने इसमें अयुग्मित है। अब यहाँ बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे जो है लिखेंगे, यहाँ 5 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 4 और एक और 5 कॉलम। इसमें इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 8 और ये क्या हो गया 9। मतलब इसके अंदर जो है कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित। मतलब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन रहता तो क्या हो जाता, युग्मित हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो जाएगा और युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4, तो 4 इसमें युग्मित है और अयुग्मित कितना है, 1 है। तो समझ में आ गया होगा कि यह अनचुंबकीय लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो है यह अनचुंबकीय लक्षण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब लिखेंगे उत्प्रेरक गुण। अब इसके अंदर जो है उत्प्रेरक गुण क्या होते हैं, तो लिखेंगे संक्रमण तत्व और उनके यौगिकों में उत्प्रेरक गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे संक्रमण तत्वों और इनके यौगिकों में उत्प्रेरक का गुण पाए जाते हैं, उत्प्रेरक का गुण पाए जाते हैं। तो मतलब उत्प्रेरक का गुण पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा भी सकता है और अभिक्रिया को वेग को क्या कर सकता है, घटा सकता है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे MnO2 जो होता है, MnO2 पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने में उत्प्रेरक का यह कार्य करता है। तो लिखेंगे MnO2 जो होता है पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। बनाने में क्या करेंगे, उत्प्रेरक का कार्य करता है,
उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो समझ में आ गया। जब ऑक्सीजन गैस जो हम लोग पढ़े थे प्रयोगशाला में, ऑक्सीजन गैस कैसे बनता है, तो जो है पोटेशियम क्लोराइड से जो ऑक्सीजन बनाने में उत्प्रेरक का कार्य कौन करेगा, MnO2 करता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण। अगला जो लक्षण क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। यहाँ लिख लेंगे चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या है, अब इनके बारे में भी समझ लेंगे। तो ये डी ब्लॉक तत्व में जो है चुंबकीय आघूर्ण लक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे संक्रमण धातु आयन जिनमें क्या लिखेंगे, जिनमें N-1, जिनमें क्या लिखेंगे N-1 डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ऐसे संक्रमण जो धातु आयन होते हैं जिनमें N-1 कक्षकों में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं कि अनुचुंबकीय में भी पढ़े हैं कि इसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। देखेंगे चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण लिखेंगे प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित क्यों करेंगे, तो चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित इसलिए करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए जो है चुंबकीय आघूर्ण का जो है प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ नीचे लिख लेंगे जो निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ लिखेंगे जो निम्नलिखित सूत्र द्वारा, मतलब नीचे एक सूत्र दिया जाएगा और इसी सूत्र की सहायता से जो है चुंबकीय आघूर्ण की गणना करेंगे। तो लिखेंगे निम्नलिखित सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। निम्नलिखित सूत्र द्वारा क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो निम्नलिखित सूत्र कौन है, अब इनके बारे में समझेंगे। तो निम्नलिखित सूत्र होता है म्यू बराबर होता है, क्या होता है, अंडर रूट होता है, और क्या होता है n होता है, और क्या होता है n+2 होता है। यह सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ Bm में क्या लिखेंगे, Bm, यह जो है अंडर रूट में नहीं रहेगा Bm, ये जो है यहीं तक आपका रहेगा N-1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर Bm। मतलब Bm का नाम क्या है और जो है n का नाम क्या है और म्यू का क्या नाम है, सब आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे ये सूत्र के माध्यम से किसका मान निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे। अब यहाँ लिख लेंगे जहाँ जो है n का नाम क्या है, जहाँ n का नाम है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या लिखेंगे, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों, मतलब जो डी ब्लॉक हैं डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अयुग्मित क्या लिखेंगे, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो n का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्या नाम है, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और म्यू का नाम क्या है, तो म्यू का नाम है चुंबकीय जो है आघूर्ण नाम है, क्या नाम है, चुंबकीय। तो म्यू का नाम क्या है, चुंबकीय आघूर्ण नाम है। और Bm का नाम क्या है, तो लिखेंगे यहाँ Bm का नाम बोर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे मैग्नेटान। तो आपको याद रखेंगे Bm का नाम बोर मैग्नेटान नाम है, और म्यू का नाम चुंबकीय आघूर्ण है, और n का नाम क्या है, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि आप n बराबर जो है अगर 1 ले लिया जाए, या n बराबर 0 है, n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, तो इसमें जो है चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, अब इसकी गणना करेंगे।
तो अब n बराबर अगर हम 0 पर चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना चाहते हैं तो सूत्र क्या पढ़े हैं, म्यू बराबर होता है अंडर रूट होता है n होता है और n प्लस क्या होता है 2 होता है। यह चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है। अब म्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, n का मान 0 हो गया, 0 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे म्यू बराबर क्या होगा, तो करनी में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, अब में 0 में 2 जब जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में 0 का गुणा करेंगे तो म्यू बराबर क्या हो गया अंडर रूट 0 और अंडर रूट 0 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब n बराबर जब 0 लिया गया तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी 0 आ गया। अगर n बराबर 1 लिया जाए, n बराबर 1 लिया जाता है तो म्यू बराबर क्या बनेगा अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ 1 लिखेंगे, 1 प्लस जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि n का मान यहाँ 0 रखे हैं और यहाँ पे n का मान जो है 1 रख रहे हैं। अब म्यू बराबर क्या होगा अंडर रूट जो हो जाएगा 1 और 2 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 3, 3 में 1 का गुणा कर लीजिए, म्यू बराबर क्या हो गया अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का मान क्या होता है तो 1.73 होता है। तो ऐसे जो है आप और भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिखिएगा n बराबर लिख लिया जाएगा और यहाँ पे जो लिखेंगे म्यू, मतलब n का मान अगर इसमें 0 रखा गया है, n का मान 0 रखा गया है तो म्यू का मान कितना आया है, तो म्यू का मान जो है 0 आया है। तो n का मान 0 रखे हैं तो म्यू का मान 0 आ गया। 1 रखे हैं तो कितना आया है 1.73 आया है। अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 2 रखने पे क्या आएगा, तो याद रखिएगा 2.83 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3.87 हो जाएगा। तो ये कैसे निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे मान जो रखा गया है, जैसे यहाँ पर n का मान 1 रखे तो करनी में 3 बना, तो करनी 3 का मान 1.732 होता है। तो ऐसे आप 2 रख करके हल करेंगे तो 2.83 आ जाएगा और 3 रखेंगे तो 3.87 आ जाएगा। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए और इस मान को निकालिए। इसको जब वर्गमूल निकालेंगे, करनी 3 का वर्गमूल कितना निकला है 1.73 है। तो ऐसे जो आगे और भी लगाना चाहते हैं मान को रख करके तो लगा सकते हैं। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं हम अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।